Hello students, good morning to all of you. Today in unit number 6 thermodynamics we are going to discuss about the limitations of first law of thermodynamics. Till now we have studied about various kind of enthalpies of reaction, means amount of the heat released at constant pressure or heat gain at constant pressure during the chemical reaction. Chemical changes में enthalpy of combustion, enthalpy of neutralization, enthalpy of formation. Physical changes में enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization and enthalpy of sublimation. After that, bond energy of the reaction and Hess law of constant heat summation. ये हमने स्टडी किया था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में. डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट लॉ, वर्क डन इन द फर्स्ट लॉ, मैकेनिकल वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिस्कशन का, वो हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे स्टार्ट करेंगे. सो टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि इट्स ए काइंड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइक Q amount of heat given to the system, it will divided into two parts. Q means heat or plus sign means added to the system. It will divide it into two parts. First part, it will work done by the system will do work, and work done by system is always negative. Second part of heat will रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी. मतलब ये हीट जो आपने दी थी ये दो पार्ट में डिवाइड होगी. कुछ हीट काम आई वर्क डन बाय सिस्टम में, कुछ हीट चली गई इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में. तो Q बिकेम इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W और डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W. दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये छोटा सा रिकैप बताया मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का. ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स U इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है. ओके. सो लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. What is a spontaneous reaction and what is a non-spontaneous reaction? Spontaneity of the reaction means a reaction which can occur by itself or which goes to completion by itself just after starting. एक ऐसी रिएक्शन जिसको मैं एक बार स्टार्ट कर दूं तो अपने आप वो कंप्लीट हो जाए, उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. या जो रिएक्शन अपने आप हो रही है उसको क्या बोला जाता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. या एक ऐसी रिएक्शन और एक ऐसी रिएक्शन जो कि जिसके होने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है. लाइक फ्लोइंग ऑफ ए वाटर, फ्लोइंग ऑफ रिवर, वाटर भी छोड़ो, फ्लोइंग ऑफ रिवर. रिवर का पानी बह रहा है, बहने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो वाटर फ्लोइंग हो रही है तो फ्लोइंग ऑफ रिवर एक एग्जांपल. फ्लोइंग ऑफ रिवर अपने आप हो जाता है. If we add salt plus water, that means this is a solution or dissolution process. This process can occur by itself. It have a great tendency to occur. आपको कुछ भी नहीं करना, आपको salt water के अंदर डालना है, वो अपने आप water के अंदर क्या हो जाएगा? dissolve. This reaction is known as spontaneous reaction. Clear? A reaction which can occur by itself is just known as spontaneous reaction, or a reaction which can occur by itself or goes to the completion by itself just after starting. एक बार स्टार्ट भी कर दिया उस रिएक्शन को, वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगी. उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वन मोर एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, CNG गैस. ठीक है. These kind of petroleum products, CNG, LPG or another natural gases, these can burn very easily. Highly flammable substances. These are highly flammable substances और अपने आप क्या हो सकते हैं? वो बर्न हो सकते हैं. इसको क्या बोला जाता है? बर्निंग ऑफ फ्यूल. Okay, these are the examples of some spontaneous reaction.
Spontaneous reaction means a process which can occur by itself under given certain conditions. A reaction which can occur by itself under given conditions is known as a spontaneous process or a spontaneous reaction, or a reaction which can complete by itself just after starting. एक बार स्टार्टिंग कर दी जाए उस रिएक्शन की और वो अपने आप कंप्लीट हो जाए, दैट रिएक्शन इज पर्टिकुलरली नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. लाइक डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. जैसे मैंने सॉल्ट को पानी में डाला, वो थोड़ी देर बाद अपने आप क्या हो जाएगा, डिजोल्व. सेकेंड, एवोपरेशन ऑफ वाटर. वन मोर एग्जाम्पल, एवोपरेशन ऑफ वाटर का वेपोराइज होना, एवोपरेट होना. देखो वेपोराइजेशन में ऑपरेशन में डिफरेंस होता है. वेपोराइजेशन मीन्स यू आर हीटिंग वाटर, यू आर गिविंग हीट टू द वाटर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट विल कन्वर्ट्स टू द वेपर्स. It is known as vaporization. Conversion of a liquid into the vapors at its boiling point is known as vaporization. सेकेंड प्रोसेस, जैसे बारिश हुई, बारिश होने के बाद थोड़ी देर बाद पानी, धूप निकली और पानी क्या हो गया, गायब. वहाँ से कहाँ चला जाता है, बिकॉज ड्यू टू द थर्मल हीट गिवन बाय द सन वाटर गेट एवोपरेटेड बाय इटसेल्फ विदाउट बॉइलिंग. उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वाटर क्या हो रहा है, वहाँ पे वेपोराइज हो रहा है. दैट इज नोन एज एवोपरेशन. तो पानी का सूखना, कपड़े धूप में सुखाए, थोड़ी देर बाद पानी गायब हो जाता है उनके अंदर से, दैट इज एवोपरेशन ऑफ वाटर. तो एवोपरेशन ऑफ वाटर अपने आप हो जाता है जैसे उसको हीट के ना उसको सनलाइट के अंदर रखा. क्लियर है. नेक्स्ट बेस्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ फ्यूल. अगर आपने एक स्पार्किंग दी तो पेट्रोल और डीजल का कंप्लीट कंबर्सन हो सकता है. सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. एंड सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस reactions. Second kind of reactions are known as non-spontaneous reaction. Obvious name से पता चल रहा है non-spontaneous, जो अपने आप नहीं हो सकती. The reactions which cannot completed by itself just after starting cannot occur by itself even after स्टार्टिंग का मीन्स आप उनको एक बार हीट दोगे, एक बार इनपुट दोगे, और एक बार इनपुट देने के बाद भी जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती उस रिएक्शन को बोलूँगा मैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है उस रिएक्शन को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. देयर आर टू काइंड ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. क्लियर है. स्पॉन्टेनियस वो जो अपने आप हो जाती है या एक बार स्टार्ट करने के बाद अपने आप कंप्लीट हो जाए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. जो रिएक्शन स्टार्ट करने के बाद भी यह किसी भी रीजन से अपने आप कंप्लीट नहीं हो सकती, उसको बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. लाइक फ्लो ऑफ वाटर अप टू ए हिल. यानी कहीं भी बॉटम से और पानी कहाँ चला जाए, छत पे, या बॉटम से पानी कहाँ चला जाए, हिल पे. या अपने आप तो होगा नहीं, या तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा. पानी ऊपर से हिल से बह के नीचे आ गया, दिस इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. पानी नीचे से ऊपर जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो फ्लोइंग ऑफ वाटर अप टू ए हिल, डाउन टू ए हिल, अप टू नहीं भाई, डाउन टू ए हिल. पहाड़ से बह के पानी नीचे की साइड आ जाए, इसे जनरली क्या बोला जाएगा, आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और एक डेली लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. आप लकड़ी जलाने की कोशिश कर रहे हो और लकड़ी है गिल्ली, आप हीट दोगे, थोड़ी सी जलेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर आप हीट दोगे, थोड़ी सी जलेगी, फिर बंद हो जाएगी. तो बर्निंग ऑफ ए वेट वुड, लकड़ी का एक पीस, वुड पीस
एक लकड़ी का पीस ले रखा है और लकड़ी का पीस किस टाइप का है, गीला लकड़ी का पीस है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी एनर्जी दे लो, वो थोड़ी देर हीट होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बर्न करेगा फिर बंद हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस का नाम जनरली क्या रखा जाता है, ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ए प्रोसेस विच कैन नॉट अकर बाई इट सेल्फ इज जनरली नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक और एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। आपके पास एक कोल्ड बॉडी है, आपके पास एक कोल्ड बॉडी है और एक हॉट बॉडी है, यानी एक का टेम्परेचर हाई है और एक का टेम्परेचर लो है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग है फ्लो ऑफ हीट किस साइड होगा। आपको सर्दी लग रही है, आप सर्दी में बैठे हो, आपने आग जला ली, तो बताओ हीट का फ्लो किस साइड से किस साइड होगा। फायर टू कोल्ड बॉडी, यानी फायर से आपकी तरफ फ्लो होगा। दैट्स मीन दिस विल बी द फ्लो ऑफ हीट। आप आग के पास बैठे हो, आपको गर्मी लगने लग जाती, क्यों, क्योंकि आग फायर का टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ से आपकी तरफ हीट का क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ रहे हो कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर हाई है और एक दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर कोल्ड है, यानी कम टेम्परेचर है। हीट का एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, बिना किसी वर्क डन के। आपको काम, आप आग के सामने बस बैठ जाओ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हीट मिलेगी आपको। दूसरा, क्या ऐसा हो सकता है कि हीट का फ्लो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अपने आप हो जाए? नो नो, हीट का फ्लो अपने आप नहीं होगा यहाँ पे। दिस रिएक्शन इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Flow of heat from colder body to hotter body is a non-spontaneous reaction. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है? स्पॉन्टेनियस वो जो अपने आप हो जाए एक बार स्टार्ट करने के बाद, और जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती इवन स्टार्टिंग करने के बाद, दैट आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जांपल फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और फ्लोइंग ऑफ वाटर बॉटम टू टॉप इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फ्लो ऑफ हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी स्पॉन्टेनियस। कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर है? दीज आर द टू टाइप ऑफ द रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ये सारा कुछ मैंने लिमिटेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ के लिए पढ़ाया है। तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज दैट इट डील्स विद द फ्लो ऑफ हीट, इट डील्स with change in enthalpy, flow of heat, change in enthalpy and internal energy, और flow of heat। ये तो आसानी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है व्हाट इज द चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में डेल्टा NGRT। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स U इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। तो ये आसानी से बता देता मुझे किसमें कितनी हीट का चेंज आ रहा है। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट होती थी, डेल्टा H ऑफ समेशन प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा H समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आसानी से पता लग जाता था। ये कहता है इट्स नॉट ए बिग डील, वी कैन कैलकुलेट डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इट टेल्स अबाउट द वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इट टेल्स अबाउट दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। First law of thermodynamics can easily explain whether the reaction is exothermic or reaction is endothermic. That means when delta H of reaction is positive, that is the exothermic negative. That means reaction is exothermic. Delta H of reaction is positive. That means reaction is endothermic. It can easily explain whether the reaction is exothermic or endothermic. But the main thing is that it cannot explain the spontaneity of reaction. It cannot, but it cannot explain, the spontaneity of the reaction.
इट कैन नॉट एक्सप्लेन वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं आया कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है। वो ये बता सकता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, रिएक्शन में हीट रिलीज होने वाली है या हीट गेन होने वाली है, ऐसा बता सकता है। लेकिन वो ये नहीं बता सकता वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई थिंक ये बात सबको समझ में आई कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दैट इट कैन नॉट एक्सप्लेन वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो क्राइटेरिया ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन इज द मेन लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिस रिएक्शन में हीट की ज़रूरत पड़ती है वो रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है, या जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होती है वो सारी की सारी रिएक्शन आपकी क्या हो रही होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है। हीट रिलीज हो गई तो आप उसको स्पॉन्टेनियस नहीं कह सकते, और हीट गेन करी है तो इसका मतलब ये नहीं रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी एक बार स्टार्टिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है ना। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है बट इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट है, जस्ट आफ्टर इनिशिएशन दे कैन कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ। So overall thing is that first law of thermodynamics explains the flow of the heat whether the reaction is exothermic or whether the reaction is endothermic, but it cannot explain what is the spontaneity of the reaction. It cannot explain, it does not give any indication about the spontaneity of the reaction. This was the limitation of first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन के बाद हम मूव करते हैं दोबारा से स्पॉन्टेनिटी की तरफ, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की तरफ दोबारा से मूव करते हैं। मैंने पढ़ा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन? What are the factors which defines the spontaneity of the reaction? Topic is what are the factors affecting to the spontaneity of the reaction? What are the factors responsible for the spontaneity of the reaction? Factors responsible for spontaneity of reaction. Spontaneity of a chemical reaction. Spontaneity of a chemical reaction. Chemical और physical आप डायरेक्टली लिखो of a reaction और of a process. किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन से फैक्टर डिफाइन करते हैं कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, stability of particles. First reason behind this is the stability of the particles or energy of the particle. In this universe everything wants stability. Everything wants stability means इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितना भी मास है या जितने भी पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल की टेंडेंसी सिर्फ एक ही होती है, दे वांट टू गेट एनर्जी, दे वांट टू गेट स्टेबिलिटी। एंड वी नो दैट stability is generally inversely proportional to the energy of system. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर किसी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन एनर्जी विल लीड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम्स, है ना। अगर आपके किसी भी प्रोसेस में, किसी भी सिस्टम में एनर्जी का लॉस हो रहा है, दैट्स मीन वहाँ पे स्टेबिलिटी में क्या हो रहा है, गेन। और गेन ऑफ स्टेबिलिटी ऑलवेज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एनर्जी। तो ये कहता है व्हेन एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, मतलब लॉस ऑफ हीट, देन स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज एंड रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस यानी जनरली जब भी आपका डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो आपकी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है। बट ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ओनली नॉट द वन फैक्टर विच डिफाइंस द स्पॉन्टेनिटी। कभी भी एक अकेला फैक्टर डिफाइन नहीं कर सकता, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच गवर्न्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट फैक्टर विच डिफाइंस
which may defines the spontaneity of the reaction. दिमाग में इस बात को अच्छे से रखना कि अकेला एनर्जी फैक्टर नहीं होता जो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन कर सकता है. इट इज़ द वन ऑफ द फैक्टर विच डिफाइंस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. तो ये पहला फैक्टर क्या कहता है कि जब भी किसी रिएक्शन की एनर्जी डिक्रीज करती है, जब भी किसी रिएक्शन की क्या डिक्रीज करती है, एनर्जी, तो सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है. डिक्रीज इन एनर्जी और इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी विल लीड्स टू द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो जनरली ऐसा मान के चलता है, जनरली वो कंसिडर करता है डेल्टा एच ऑफ reaction is negative, means reaction is exothermic, or implies as energy is released from the system, or energy is released or energy is decreased from the system, so stability of system increases. Stability of system increases means reaction is spontaneous. Reaction may be spontaneous, reaction may be spontaneous. अगर पेपर में आता what are the factors which defines the spontaneity of the reaction, आप ये लिख सकते हो कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है कि उससे एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, इंक्रीज. और रिवर्स देखो, रिवर्स, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव मीन्स रिएक्शन is endothermic, reaction is endothermic, or in reaction gain of heat is occurring, gain of heat is occurring, gain of energy, that's mean energy of system क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज. जब एनर्जी इंक्रीज हुई तो एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या हो गई, डिक्रीज. तो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस. भाई ये कह रहा है कि अगर रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट किधर कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट की तरफ. अब ये कहता है कि भाई रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल और प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं है, बनने वाला प्रोडक्ट आपका स्टेबल ही नहीं है, तो वो क्यों बनेगा. क्लियर कट सी बात है. अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और कहता प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं है, तो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. ये रिएक्शन नहीं हो सकती. ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो सकती. भाई पहला फैक्टर जो बता रहा है, ये कह रहा है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स टू प्रोडक्ट्स. कंडीशन नंबर ए, प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल. किससे लेस स्टेबल है, देन रिएक्टेंट, सो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. क्यों होगी वो रिएक्शन, जब रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट आपके स्टेबल नहीं है, वो डिसोसिएट होंगे, इधर वापस प्रोडक्ट बन जाएंगे, वापस रिएक्टेंट बन जाएंगे, या फिर वो बनेंगे ही नहीं. तो रिएक्शन को मैं कैसी रिएक्शन मान के चल दूंगा, नॉन स्पॉन्टेनियस. ध्यान देना जी इस बात पे कि अगर रिएक्शन के रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो स्टेबल नहीं है, देन क्लियर कट बात है कि आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. इफ प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. यस, क्यों होगी, हाँ प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबलाइज है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो वो फॉर्मेशन होगी ही होगी, वहाँ पे वो प्रोडक्ट बनेंगे. अगर रिएक्शन का रिएक्टेंट स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है. अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट आपका स्टेबल है और रिएक्टेंट किस तरह कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ, तो रिएक्शन को माना जाएगा कैसी रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. रिएक्शन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. क्लियर, समझ में आई बात. पहला फैक्टर क्या था, व्हाट आर द फैक्टर्स दोज अफेक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. फर्स्ट फैक्टर इज द एनर्जी. लोअर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल लीड्स टू द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. क्लियर, अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट्स क्लियरली मीन्स दैट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, एंड इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल लीड्स टू द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. इफ रिएक्शन इज गेनिंग द एनर्जी और गेन ऑफ हीट इज अकरिंग इन द रिएक्शन, देन एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, दैट लीड्स टू द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर बट नॉट द लास्ट फैक्टर. दिस इज द ओनली वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. Those affects the spontaneity of the reaction. Second and most important factor which is responsible for the spontaneity of the reaction is entropy. Next function is the entropy of reaction that affects the spontaneity of the reaction is entropy. Entropy, which is represented by delta S.
ए न्यू फंक्शन, जैसे मैंने डेल्टा एच को इंट्रोड्यूस करवाया था, डेल्टा यू का मतलब था इंटरनल एनर्जी, पी का मतलब प्रेशर, टी का मतलब टेम्परेचर, वी का मतलब वॉल्यूम होता है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट फंक्शन यहाँ इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है एंट्रोपी ऑफ ए रिएक्शन, डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन। व्हाट डज द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट्स? हम पढ़ रहे थे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें आइडेंटिफाई हुआ कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज द spontaneity? Spontaneity means a reaction, a spontaneous reaction means a reaction which can occur by itself just after initiation. What are the factors those affect the spontaneity of the reaction? First factor is lower the energy of the products or more the stability of the system, spontaneous will be reaction. Second factor कहता है कि यूनिवर्स में अगर किसी चीज़ को भी ध्यान से देखा जाए, हर चीज़ फ्री मूव करना चाहती है। मैंने कहा था ना, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, तो हर चीज़ फ्रीडम की तरफ मूव करती है। हर चीज़ की कोशिश ये होती है, हर सिस्टम की ये कोशिश होती है कि वो फ्रीली मूव करे लाइक एयर, और वो एक्सपेंड होता जाए, दूर तक फैलता जाए। तो क्लियर सी बात है, जब तक आप किसी सिस्टम को कंट्रोल में रखते हो तो उसका प्रोसेस अलग होता है। जैसे मैं उस सिस्टम के ऊपर से कंट्रोल हटाता हूँ, वो सिस्टम एक अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करता है। अगर आपके बैलून के अंदर एयर है और उसका माउथ आपने क्लोज कर रखा है तो एयर बाहर नहीं आ सकती, एयर के पार्टिकल अंदर ही सर्कुलेट हो रहे हैं। लेकिन जैसे इसका माउथ ओपन करता हूँ, सारी की सारी एयर बाहर निकलना शुरू करती है और किसी भी टाइप का हमें वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस है। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, दिस इज ए बैलून फिल्ड ऑफ एयर, this is the balloon filled of air. As you opens the mouth of the balloon, air goes out of the balloon without any kind of the work done. आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वहाँ पे 0 जूल का। आप एयर माउथ ओपन कर रहे हो वहाँ पे बैलून का, कंसिडर कर सकते हो वहाँ कितना वर्क डन करना पड़ा आपको? 0, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत हाई था, बाहर का प्रेशर बहुत लो था। गैस का फ्लो स्पॉन्टेनियसली हो गया, अपने आप सारी बैलून की गैस निकल गई, आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। रिएक्शन जनरली पाई गई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज every system is in this universe wants freedom or expansion, wants freedom or expansion, and this is the kind of expansion or freedom. What does the entropy means? The degree of randomness, the degree of randomness of a system is basically defined as entropy of the system, is basically defined as entropy of the reaction. सही है भाई? किसी भी रिएक्शन में एंट्रोपी का मीनिंग होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितने रैंडमली पार्टिकल्स ओरिएंटेड है। लाइक मोस्ट बेसिक एग्जांपल सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स and liquid state particles, and third example of the gas state particles. Solid state particles are very close to each other, they are just closer to each other. Liquid state particles are slightly away from each other, and gas particles, they are extremely away from each other. Gaseous particles can move freely, they are not attracted by each other, they can move freely, so it have maximum randomness, or disorderness, they are disordered packing, so it have delta S maximum, it have maximum entropy. Gas particles are free to move, they can move in any direction, they are free to move, they are disordered, they are random in nature, so they have maximum entropy. Now move to the solid state particle. Solid state particles एक regular arrangement में arrange मिलते हैं, they are arranged in a regular pattern, they are arranged in a regular pattern. Solid state particle एक regularly packing के अंदर रखे हुए हैं, they cannot move away from each other. That's means यहाँ पे आपकी एंट्रोपी क्या मिलेगी? मिनिमम। यहाँ सिस्टम की एंट्रोपी क्या मिलेगी? मिनिमम। रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, फ्री मोशन, फ्रीली मूव कर रहा है, एंट्रोपी बहुत हाई है। रिस्ट्रिक्टेड है, एक जगह पे बैठे हुए मूव नहीं कर सकते, दैट इज ए मिनिमम एंट्रोपी सिस्टम। जैसे स्टूडेंट्स का एग्जांपल है, क्लास के अंदर टीचर है, वो रेगुलरली अपनी सीट बेंचेस पे बैठे हुए हैं,
बहुत ही ऑर्डर्ड मैनर में वो बैठे हुए हैं, वहाँ पे एंट्रोपी बहुत मिनिमम है। जैसे ही क्लास से टीचर गया, स्टूडेंट्स इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, सभी रैंडमली मूव कर रहे हैं एक दूसरे से दूर। दिस इज कॉल्ड रैंडमनेस इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो ये एग्जाम्पल है जब टीचर क्लास में नहीं है, और ये एग्जाम्पल है जब टीचर क्लास में है। ठीक है, टीचर क्लास में है, रैंडमनेस कम है तो एंट्रोपी कम होती है। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस of a system is named as entropy of the system. This is the first definition of the entropy of a system. Clear? This is the first definition of the entropy of the system. First point about the entropy of system. Second point is that entropy of system is a state function. इज ए स्टेट फंक्शन। और वैसे भी याद होना चाहिए आपको कि हर फंक्शन स्टेट फंक्शन है थर्मोडाइनमिक्स में एक्सेप्ट वर्क एंड हीट। इट इज़ ए स्टेट फंक्शन, means it depends on the initial and final position of the system. It does not depends upon the path followed by the system during the chemical reaction. आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी। ए स्टेट फंक्शन इज ए फंक्शन विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम। सेकेंड वन, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन विच इज द रेशियो ऑफ एंट्रोपी इज द रेशियो ऑफ heat change, sorry, it is the ratio of the heat change and temperature. Entropy, not the temperature change, entropy is the ratio of heat change and temperature. ध्यान से सुनना, it is the ratio of heat change and temperature. It is not the ratio of heat change and temperature change. Means entropy is a state function whose value is change in heat upon temperature. Change in heat upon temperature. This is the formula for entropy of the system. Entropy of the system is delta S, which will be equals to dQ divided by T. If the change is larger, then ds is equals to dQ upon T can also be written. ds is equals to dQ upon T can also be written. But always remember it is a state function. It is the ratio of heat change and temperature. अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर आपका T1 है तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा S1 होगा और ये होगा आपका डेल्टा Q अपॉन T1। टेम्परेचर आपने T2 कर दिया है, डेल्टा S2 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन में T2। ध्यान से देखो इस बात को, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफाइंड होती है। इट इज़ डिफाइंड ओनली एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर चेंजेस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में बी चेंज्ड, बट इट इज़ नॉट इनवर्सली टू द टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट फॉर डिफाइनिंग द एंट्रोपी, क्योंकि आपने टेम्परेचर को चेंज किया, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी? चेंज। जैसे टेम्परेचर को चेंज किया, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी? चेंज। तो व्हाट इज द एंट्रोपी? इट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। इट इज ए स्टेट फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द हीट चेंज एंड द टेम्परेचर। इट इज नॉट ऐसा नहीं लिख सकता एंट्रोपी इज डायरेक्टली टू द DQ और इनवर्सली टू द टेम्परेचर, नहीं, गलत होगा। कैसे? क्योंकि इट इज़ द रेशियो, ये कंप्लीट रेशियो होता है किसका? DQ डिवाइड बाई T का। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था अबाउट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओनली। इफ यू चेंज द टेम्परेचर, एंट्रोपी ऑफ द टेम्परेचर विल चेंज। एंट्रोपी ऑफ द टेम्परेचर विल चेंज। ओके, इतना क्लियर है एंट्रोपी के बारे में। आफ्टर दैट, एंट्रोपी रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ रैंडमनेस। Entropy have formula ds is equals to dQ divided by T for a reversible process. Reversible process ds is equals to dQ reversible by T for an irreversible process। जब प्रोसेस आपका किस टाइप का हो? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स ए प्रोसेस विच कैन अकर बोथ डायरेक्शन, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ए प्रोसेस विच अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे नदी का पानी बह के समंदर तक चला गया लेकिन समंदर से बह के वापस नहीं आएगा, तो वो रिएक्शन कैसी है? इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ds होगा dQ इरिवर्सिबल अपॉन
T. D क्या हो इज इक्वल्स टू irreversible by T. These are the two formulas for reversible process, for irreversible process. Clear? Now at constant temperature which is required for the defining of the entropy of the system and also constant pressure at constant temperature and constant temperature pressure. जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O solid is converting to the H2O liquid at constant temperature. मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग टेम्परेचर वाटर का 273 केल्विन 0 डिग्री होता है. प्रेशर मान लिया कितना हो गया वहाँ पे 1 atm. एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर मेल्ट होता है 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर इज मेल्टिंग एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस रिएक्शन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 273, प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक. देन डेल्टा एस और ds or delta S can be represented dq at constant pressure divided by T. And we know that by first law of thermodynamics, dqp is equals to dh or delta q of p is equals to delta h. This was the definition of enthalpy of reaction. Heat given to the system, heat change in the system at constant pressure is mainly defined as the enthalpy of the system. Heat given to the system at constant pressure is enthalpy of system. That means qp was equals to h and qe was equals to delta u. Heat given to the system at constant pressure was enthalpy of reaction. Heat given to the system at constant volume was equals to internal energy of the system. Clear? अब देखो कहता है ds implies us, ds बन जाएगा किसके बराबर dh अपॉन t के, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ds इज इक्वल स्मॉल चेंज में डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी फॉर ए रिवर्सिबल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन. This was the entropy of the system. Entropy means degree of randomness, how randomly particles are arranged. Most random particles are of the gaseous particle, after that liquid particle, and least disorderness is found in solid state particle. तो maximum entropy is with the gas particle. Liquid particle are less randomly arranged or least randomness or maximum order packing is found in the case of solid particles. ओके ये सब क्लियर है आप लोगों को. फॉर्मूला ds इज इक्वल्स टू डी क्या अपॉन टी. एक चीज़ ध्यान से देखो इसके फॉर्मूले में, फॉर्मूला जो बार बार मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वो फॉर्मूला है ds इज इक्वल्स टू डी क्या हो बाई टी. दैट मीन्स डी क्या मीन्स हीट गिवन टू सिस्टम है ना. आप सोच के देखो, छोटी सी बात है, सोच के देखो किसी सिस्टम को आपने हीट दी, किसी सिस्टम को आपने क्या दी हीट दी, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया. सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है. वो कह रहा है कि टेम्परेचर क्या है आपका कांस्टेंट है. टेम्परेचर तो क्या रह गया कांस्टेंट रह गया. टेम्परेचर में तो चेंज आने ही नहीं दिया उसने. आपने कुछ हीट दी और उसके बदले में कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आया. दैट्स मीन इट इज़ द अनअवेलेबल वर्क. एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज अनअवेलेबल वर्क, क्योंकि सारी एनर्जी किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पार्टिकल्स को दी जा रही है. सारी एनर्जी किसको मिल गई पार्टिकल्स को मिल गई और वो रेंडमली घूम रहे हैं. वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं रेंडमली घूम रहे हैं. आपको कोई वर्क डन तो मिला ही नहीं. जब वर्क डन ही नहीं मिला तो मैं ये भी लिख सकता हूँ एंट्रोपी इज द अनअवेलेबल वर्क. एंट्रोपी इज जनरली अनअवेलेबल वर्क. एंट्रोपी इज जनरली अनअवेलेबल वर्क, क्योंकि कह रहा है कि हीट तो आपने दी, टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया, तो हीट गई कहाँ पे भाई. किसी सिस्टम को गर्म करोगे हीट दोगे, टेम्परेचर तो बदलना चाहिए. अगर नहीं बदला तो इसका मतलब सारी की सारी हीट कहीं पे वेस्ट हो गई, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई. वो सारी हीट कहाँ गई पार्टिकल्स की रेंडमनेस बढ़ाने में चली गई. तो अनअवेलेबल वर्क बोल सकता हूँ या वेस्ट हीट बोल सकता हूँ. इसको जनरली क्या बोल सकता हूँ मैं वेस्ट हीट बोल सकता हूँ या अनअवेलेबल वर्क भी बोला जाता है एंट्रोपी को. ठीक है. और एक बात ध्यान रखना, हर पार्टिकल की टेंडेंसी है कि वो अपनी एंट्रोपी को राइज अप करेगा. हर पार्टिकल की टेंडेंसी है कि वो अपनी एंट्रोपी को क्या करेगा राइज अप करेगा, क्योंकि हर किसी को फ्रीडम पसंद है. ये नेचुरल लॉ है. एवरीथिंग वांट्स फ्रीडम.
एवरीथिंग वांट्स फ्रीडम, सो एवरीथिंग वांट टू इंक्रीज इट्स एंट्रोपी। सो फाइनली मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, entropy of universe is continuously increasing, universe is continuously increasing। explain पेपर में आ जाता, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट एंट्रोपी इज अनअवेलेबल वर्क, एंट्रोपी इज अ वेस्ट हीट। सो heat entropy formula is that dq divided by T, that means heat is changing in the system, heat is given to the system because sign is positive, but temperature of the system is constant। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये चेंज हो गया तो एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। एंट्रोपी का मीनिंग है डी क्यू डिवाइड बाई टी। एंट्रोपी तब तक डिफाइंड है जब तक आपने वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ, अपने टेम्परेचर को बदला एंट्रोपी चेंज हो जाएगी। तो कहता है आपने सिस्टम को हीट तो दी बट सिस्टम ने वर्क डन तो कुछ करके नहीं दिया, टेम्परेचर तो सिस्टम का चेंज होने नहीं दिया, हीट तो कहीं और जा रही है। कहाँ जा रही है, सिस्टम के पार्टिकल्स की रैंडमनेस को इंक्रीज करने में। सो मैं कह सकता हूँ वो हीट किसी काम नहीं आई, वो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम चेंज करने में चली गई, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम बदलने में यूज हो गई। और एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स फ्रीडम, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स फ्रीडम, सो पार्टिकल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो वी कैन से दैट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ए थ्योरी वाज बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी फॉर यूनिवर्स, सुना होगा बिग बैंग थ्योरी फॉर यूनिवर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी टाइम पे यूनिवर्स आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट था, क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट था, फिर एक बहुत बड़ा मास अंदर से इंक्रीज होता रहा और बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ, और उसके बाद वो मास जो यूनिवर्स का था वो हर कहीं फैल गया। मास ऑफ यूनिवर्स क्या हो गया, हर जगह फैल गया, और फैलने के बाद से वो पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक दूसरे से दूर मूव करते जा रहे हैं। पार्टिकल एक दूसरे से क्या मूव करते जा रहे हैं, दूर मूव करते जा रहे हैं। तो उनकी एंट्रोपी कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज। उनकी एंट्रोपी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपको आज मैंने लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, जिसमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पढ़ाई। फिर उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया वाई द पार्टिकल्स आर सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पहला फैक्टर एनर्जी बताया, दूसरा फैक्टर एंट्रोपी बताया। एंट्रोपी का फैक्टर नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एंट्रोपी पढ़ेंगे, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, फिर एंट्रोपी को कंप्लीट करके सेकेंड लॉ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।